नमस्कार, एनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। राजधानी लाइव में सबसे पहले बात कर ले राजधानी दिल्ली की, जहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा पर करारा हमला बोला है। संबित पात्रा अक्सर मुख्यमंत्री केजरीवाल पर आरोप लगाते रहते हैं और इसी को लेकर अब मनीष सिसोदिया ने कहा है कि क्या बीजेपी ने संबित पात्रा को सीएम केजरीवाल को गाली देने के लिए ही बिठाया है क्या। उन्होंने कहा कि देश के लोग वैक्सीन चाहते हैं, केजरीवाल को लेकर गाली नहीं सुनना चाहते। मनीष सिसोदिया ने कहा कि क्या संबित पात्रा को सीएम केजरीवाल को गाली देने के लिए ही बिठाया गया है। देश का इतना बड़ा नेता ऐसी बात कर रहा है, उसके पास कोरोना से लड़ने का कोई विजन नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि संबित पात्रा वैक्सीन के बारे में बताएंगे, लेकिन वो सिर्फ केजरीवाल को गाली देते रहे। बीजेपी वालों से वैक्सीन के बारे में पूछ लो तो कहते हैं कि केजरीवाल खराब है। देश की सत्ता में बैठी पार्टी के पास यही काम है। सिसोदिया ने आगे कहा कि बच्चों की वैक्सीन विदेश में क्यों बेच दी गई, ये भी संबित पात्रा से उन्होंने पूछा है। जवाब तो देना पड़ेगा, देश के लोग वैक्सीन चाहते हैं, केजरीवाल के प्रति गाली नहीं सुनना चाहते, ये मनीष सिसोदिया ने कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता भी वैक्सीन से बचेंगे, ना कि गाली देकर। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से सवाल भी किया है, जिसमें उन्होंने पूछा कि 36,000 करोड़ रुपए का क्या हुआ है जो वैक्सीन के लिए आवंटन किया गया था। वैक्सीन कब मिलेगी और वैक्सीन की किल्लत देश में फिलहाल क्यों है। तो वैक्सीनेशन की स्थिति जग जाहिर है, किस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर आम जनता तड़प रही है, सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, ये सभी को पता है। लेकिन इस बीच अब वार पलटवार की राजनीति भी तेज हो गई है। लगातार इस तरह की राजनीति हम देखते आ रहे हैं। फिलहाल संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उन पर करारा हमला बोला है। कई सवाल बीजेपी से किए हैं और कई सवाल मनीष सिसोदिया ने सीधे संबित पात्रा से किए हैं। सीधा सीधा सवाल मनीष सिसोदिया का यही है कि जो 36,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था वैक्सीन के लिए, वो कहां गया है, वैक्सीन कब मिलेगी और वैक्सीन की किल्लत फिलहाल देश में क्यों है और ये किल्लत कब खत्म होने जा रही है, ये भी उन्होंने पूछा है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी के संबित पात्रा को सीएम केजरीवाल को गाली देने के लिए ही बैठाया गया है। ये उन्होंने बीजेपी से सवाल किया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि लगातार जब भी संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कोई भी बात करते हैं तो वैक्सीन पर बात वो सोच रहे थे कि होगी, लेकिन संबित पात्रा ने वैक्सीन पर बात ना करके सिर्फ केजरीवाल को गालियां देने का काम किया है, जिससे आहत होकर मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा पर करारा हमला बोला है। संबित पात्रा अक्सर मुख्यमंत्री केजरीवाल पर आरोप लगाते ही रहते हैं, ये सभी को पता है और हमने उनकी कई बार इस तरह की खबरें सुनी भी है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरह की स्थिति हमें देखने को मिल रही है, राजनीति इस समय चरम पर है, आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, ये बातें हम तमाम बार कह चुके हैं, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, मनीष सिसोदिया ने जो सवाल खड़े किए हैं वो कहीं ना कहीं उनका जवाब जनता भी चाहती है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज समझ रही होगी, जिस तरीके से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कहा सुनी चल रही है, यानी कि सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर ही जनता परेशान होती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीन की कमी पूरे देश के अंदर देखी जा रही है, खासतौर पर दिल्ली के अंदर भी वही परिस्थिति को लेकर कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया भी चाहते थे कि जो भाजपा के प्रवक्ता है संबित पात्रा जी, वो कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं वो अच्छे संदेश देंगे। मगर जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की आलोचना करते हुए नजर आए, तो उससे मनोज सिसोदिया ने आहत होकर सीधे सीधे कह दिया कि क्या संबित पात्रा को सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गाली देने के लिए बिठाया गया है या फिर सिर्फ वैक्सीन को लेकर जो दुविधाएं हैं जनता की वो दूर करनी होगी। क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से 36 करोड़ रुपए का वैक्सीन को लेकर बजट रखा गया था, वो वैक्सीन का बजट कहाँ चला गया, ये सवाल जरूर पूछा है मनीष सिसोदिया ने। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं केंद्र सरकार के ऊपर कि ये वैक्सीन जो है वो आखिर जनता को क्यों नहीं मिल रही है। बिल्कुल, और ये सवाल उठना देखिए राजीव लाजमी भी है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तीसरी लहर के लिए भी चेता दिया गया है और कहीं ना कहीं तीसरी लहर का अंदेशा जो आने वाली है उसका भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि जल्दी आ सकती है। इस बीच अगर हमारे देश के पास वैक्सीन नहीं होगी, हम वैक्सीनेशन पूरे तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो आखिर कैसे हम दूसरी लहर से निकल पाएंगे और कैसे ही अगर तीसरी लहर आती है तो उससे बच पाएंगे। इसका सवाल जनता भी जानना चाहती है और ये लाजमी भी है, ये सवाल इस समय खड़े होंगे भी, क्योंकि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। देखिए, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, जनता जो मीडिया के अंदर देख रही है, यानी न्यूज चैनलों पर जो देखती है वो ही उसको ही सच मानती है। मगर जिस तरीके से कहा जा रहा है
कि विशेषज्ञों द्वारा कि तीसरी लहर जो है बच्चों के लिए घातक है, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में डर बना हुआ है। जनता भी चाहती है कि उनके बच्चों को और उनको वैक्सीन किसी भी तरीके से मिल जाए, मगर कहीं ना कहीं सरकारें जो है वो कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर सिर्फ राजनीति कर रही है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो। मगर कहीं ना कहीं जिम्मेवारी केंद्र सरकार की भी बनती है और दिल्ली सरकार की भी। मगर जिस तरीके से तीसरी लहर के लिए कहा गया है, अगर दूसरी लहर ही हमारी पार नहीं हो पा रही है तो तीसरी लहर के लिए कैसे तैयार होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर दुविधा बनी हुई है और कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है, क्योंकि भाजपा के जो प्रवक्ता है संदीप पात्रा जिस तरीके से दिल्ली सरकार को कोसते हुए नजर आते हैं, मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी खामियां नजर आती है, क्योंकि अगर दिल्ली सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो जिम्मेवारी केंद्र सरकार की बनती है और केंद्र सरकार को ही अपने हाथों में लेकर वैक्सीन का टीकाकरण कराना चाहिए। मगर अभी तक टीकाकरण भी नहीं हो रहा है और तीसरी लहर के लिए कहीं ना कहीं जनता परेशान है और जनता चाहती है तीसरी लहर से कहीं ना कहीं उनके बच्चों को बचाया जाए, मगर अभी तक ऐसा कोई भी रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है जिससे तीसरी लहर के लिए बिल्कुल। देखिए राजीव, हमारे पास इस समय देश में हमारे पास 3 वैक्सीन मौजूद है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक। स्पुतनिक को फिलहाल अभी डीसीआईजी से अभी तक उन्हें कोई अनुमति नहीं मिली है और उसको लगाया नहीं जा सकता जब तक डीसीआईजी से अभी अनुमति नहीं मिल जाती। तो 2 वैक्सीन हमारे पास रह गई, जिसमें से कोवैक्सीन का हमारे पास पहले स्टॉक खत्म हो चुका है और कोविशील्ड जो है वो कुछ ही दिन की बची है। इस बीच किस तरह से वैक्सीनेशन पूरा होगा, वैक्सीनेशन ड्राइव जिसका दावा सरकार लंबे समय से करती आ रही है, उसे 4 महीने से ज्यादा समय होने को हो गया है, लेकिन अभी तक वैक्सीनेशन ड्राइव पूरा नहीं हो पाया है। हम देश की आधी आबादी को भी अभी तक वैक्सीनेट नहीं कर पाए हैं। देखिए सही कहा आपने, यहाँ पर बात करें वैक्सीन की तो बिल्कुल रूस की जो वैक्सीन है उसको अभी मंजूरी नहीं दी गई है, यहाँ तक कि उसका भी टीकाकरण स्टार्ट नहीं किया गया। मगर बात करें जो भारतीय वैक्सीन है उनके अंदर से भी एक वैक्सीन बिल्कुल खत्म है और दूसरी वैक्सीन के भरोसे ही पूरे देश चल रहा है और कहीं ना कहीं वो वैक्सीन भी अब खत्म होने वाली है। जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने भी कहा कि हमारे पास वैक्सीन की कमी है और एक ही वैक्सीन है वो जो 45 साल के ऊपर के लोगों को लगाई जा रही है, यानी 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन होना चाहिए था, वो बिल्कुल रुका पड़ा है। मगर कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर के लिए विशेषज्ञों ने कहा है कि तीसरी लहर बहुत ज्यादा घातक हो सकती है, मगर जिस तरीके से अभी दूसरी लहर ही पार नहीं हो पा रही है तो तीसरी लहर के लिए कैसे सरकारें तैयार होंगी, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। मगर कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर जो राजनीति की जा रही है, इस समय महामारी से बचने का समय है, ना कि राजनीति करने का। मगर यही चीज दोनों ही सरकारें समझती नहीं आ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के ऊपर ठोकरा फोड़ देती है और ठीक दिल्ली सरकार जो है केंद्र सरकार के ऊपर टीका फोड़ देती है। मगर कहीं ना कहीं दोनों ही सरकारों की जिम्मेवारी बनती है और वही बिल्कुल राजनीति इस समय जिस तरह से हो रही है उससे जनता भी आहत है और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो भी जनता देख रही है और शायद हो सकता है कि इसका खामियाजा भी सरकारों को भुगतना पड़े। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि वैक्सीनेशन किस तरह से पूरा हो और अब फिलहाल वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली की क्या स्थिति है राजीव? देखिए बिल्कुल पता है जिस तरीके से वैक्सीनेशन का टीकाकरण होना चाहिए ये सबको पता है कि बिल्कुल होना चाहिए। जनता भी चाहती है कि जल्द से जल्द तीसरी महामारी से यानी तीसरी जो लहर है उससे कहीं ना कहीं बचाव हो सके, मगर अभी तक वैक्सीन नहीं मिल रही है तो जनता कहीं ना कहीं परेशान है और कहीं ना कहीं सरकारों से सवाल भी पूछते नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से राजनीति की जा रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दूसरी लहर ही पार नहीं हो पाएगी इनकी, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर आरोप करते रहेंगे और प्रत्यारोप करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन का टीकाकरण है वो बिल्कुल रुका पड़ा है और उसको लेकर कहीं ना कहीं पार होना चाहिए था। मगर अभी तक की जो स्थिति है दिल्ली के अंदर बिल्कुल 18 साल से ऊपर वालों के लिए कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का टीकाकरण जो है तमाम जो सेंटर है वो बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। सिर्फ 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए ही टीकाकरण किया जा रहा है, मगर उसमें भी एक वैक्सीन खत्म है, दूसरी वैक्सीन से ही उसके भरोसे चला जा रहा है। मगर फिलहाल जिस तरह से कल बच्चों के लिए भी वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है, हम जो स्थिति फिलहाल है उससे नहीं निपट पा रहे हैं और हम आगे चीजों को बढ़ाते नजर आ रहे हैं। सरकार ये जो काम कर रही है अच्छी बात है, बच्चों के लिए ट्रायल शुरू हो गया है, अच्छी बात है, वैक्सीन जल्द आए तो बच्चों को भी राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उससे निपटने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है ये अभी किसी को भी नहीं पता है। आगे की रणनीति सरकार की क्या है इस पर अभी तक सरकार का भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि दिसंबर तक वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन दिसंबर से पहले अगर स्थिति और ज्यादा बदतर हो जाती है तब हमारे पास क्या सॉल्यूशन है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके से सरकारों की कोई भी ऐसी रणनीति नजर नहीं आ रही है जो कहीं ना कहीं जनता संतुष्ट होती नजर आए, मगर कहीं ना कहीं जो सरकारों की रणनीति होनी चाहिए थी वो अभी तक विफल नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से दिसंबर तक के लिए कह दिया गया है कि दिसंबर तक के लिए पूरा टीकाकरण किया जाएगा, मगर दिसंबर से पहले जो 4-5 महीने हैं ये कैसे पूरे होंगे ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। मगर कहीं ना कहीं राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, मगर कहीं ना कहीं वैक्सीन की जिम्मेवारी दोनों ही सरकारों की बनती है और दोनों ही सरकारें कहीं ना कहीं जनता तक टीकाकरण देना चाहिए था, मगर अभी तक जो टीकाकरण नहीं पहुंच पाया उसके लिए कहीं ना कहीं राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो दोनों ही जिम्मेवार है और दोनों को ही कहीं ना कहीं सरकार जनता का गुस्सा झेलना पड़ेगा। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल राजधानी लाइव में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे।
फतेह किट दिते ने कि तुहानू किते जाण दी लोड़ नहीं। अगर तुसी पॉजिटिव हो, स्टेज 1 दे विच हो, लेवल 1 दे विच हो, अपने घर जाओ, फतेह किट तुहानू मिल जूगा। बीमारी की दवाई लेनी है, कैसे लेनी है, सारा कागज विच है। कोई बंदा आऊगा जिहड़ा तुहानू देऊगा और समझाऊगा भी तुहानू, और तुसी लो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से सभी का स्वागत है राजधानी लाइव में। बात अब मुंबई की कर लेते हैं, जहां पर मुंबई क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने लोगों से लूट करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है, लेकिन इस गैंग की खासियत यह है कि इस गैंग में एक पुलिसकर्मी भी शामिल है, जो लोगों को अपनी वर्दी का रोब दिखाकर कानूनी तरीके से लूटता था। बहरहाल अब इस गैंग के 4 लोग मुंबई क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आ गए हैं। वाक्य सोमवार यानी कि 31 मई का है, जब पीड़ित सोनार अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर मुंबई के भायखला इलाके से गुजर रहा था। तभी इन लोगों ने उसे बीच सड़क पर रोक लिया और खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए उसके गाड़ी के पेपर चेक करने की बात कही, और पेपर चेक करने के बहाने उसके पास से 2 किलो 50 ग्राम सोना जो है वो जब्त कर लिया है, और जिसकी कीमत 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इसको लेकर वो सभी पुलिसकर्मी मौके से फरार हो गए। लूट की वारदात की जानकारी जब पीड़ित सोनार ने पुलिस को दी, तब मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 3 ने शुरू की है, जिसके बाद मौका वारदात पर लगे सीसीटीवी और मोटरसाइकिल के रजिस्टर नंबर की मदद से अधिकारियों ने इन लुटेरों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। उसमें वो भायखला पुलिस स्टेशन में CR नंबर 389/21 दाखिल हुआ था 21 तारीख को। वहाँ से जो कंप्लेनेंट है भरत जैन और उसका वो ड्राइवर काम ले करके वो जा रहे थे 6:10 के टाइम पे शाम को दादोजी कोंडो मार्ग से भायखला से। वहाँ से ये जो अक्यूज लोग हैं खड़े थे उधर, वो उन्होंने उसको रोका। कभी उनको लाइसेंस है क्या, ये है कैसे इंक्वायरी किया। उसमें से एक यूनिफॉर्म वाला आदमी था, उन्होंने रोका और उसके पास जो 2480 ग्राम सोना था, लगभग 1 करोड़ 25 लाख का, वो लेकर भाग गए थे। और उसके बाद भायखला पुलिस स्टेशन में उसका ऑफेंस रजिस्टर हुआ। उसके बाद इंक्वायरी चालू हुआ और हम लोग ने, हमारी टीम, हम लोग ने स्क्वाड में देखे। वहाँ से हम लोग को वो लोग ने जो गाड़ी यूज़ किया था ऑफेंस में, वो गाड़ी मिला। तो मुंबई क्राइम ब्रांच को यहाँ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपने खुद सुना, खुद अधिकारी बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने इन्हें काबू किया है। लूट करने वाले गैंग का पर्दाफाश मुंबई क्राइम ब्रांच ने किया है। 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो ये गैंग का खुलासा किया, गैंग का पर्दाफाश किया है, उसमें सबसे खासियत बड़ी बात यह है कि इसमें खुद पुलिसकर्मी मौजूद था, जो अपनी वर्दी का रूप दिखाकर लोगों से लूट करता था। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 100% ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। इस मुहिम तहत हर रोज ग्राम पंचायतां ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ 100% ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਜੱਟਪੁਰ, ਪੁੰਗਾ ਤੇ ਪੁੰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੱਥੂਵਾਲ, ਲਲੋਤਾ, ਉਲਾਹਾ, ਚੱਕੜਿਆਲ, ਪੜੋਲਿਆ ਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਿਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਜ਼ਰਪੁਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ 100% ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3,52,723 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੈਕਸੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਆਓ ਲੱਗ ਜਾਓ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਰਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। बात मुंबई की कर रहे हैं, जहां पर मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसमें खुद पुलिसकर्मी मौजूद हैं और इसी पर हमारे साथ संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, ये जो मामला सामने आया है, खुद पुलिसकर्मी इस गैंग में शामिल थे, इसमें फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए मुस्कान, जिस तरह से मुंबई महाराष्ट्र में पिछले 1.5 साल से लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे में मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच लगातार मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक लगाकर और बैनर लगाकर लोगों की चेकिंग करती है। इस दौरान इसका फायदा उठाकर एक पुलिसकर्मी ने न सिर्फ अपने साथियों के साथ बल्कि उन लोगों को भी लगातार परेशान और लूटपाट को अंजाम दिया करता था, जो लोग कहीं कहीं पुलिस के झांसे में आ जाते थे। ऐसे में भाई कल्ला की क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने 4 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो दिन हर शक होता था कि पकड़ा जिसको ये चेकिंग कर रहा है वो सीधा साधा है, उससे लूटपाट कर लेते थे। सत्यप्रकाश, क्या जो पुलिसकर्मी है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है और क्या कुछ कार्रवाई अगर उसे गिरफ्तार किया है तो उस पर फिलहाल की गई है? जी मुस्कान, देखिए जो शख्स अपने आप को पुलिस बताकर लोगों को लूटता था उसको भी गिरफ्तार किया है, उसके 3 अन्य साथियों को गिरफ्तार किया है। लिहाजा इस पूरे मामले में जिस तरह से जानकारी मिली कि 4 किलो 200 ग्राम सोने यानी कि करोड़ों को जो सोने थे उसको भी बरामद कर लिया गया है और ये लोग उन्हीं लोगों को टारगेट करते थे जो कहीं कहीं इनकी निशानदेही पे आते थे। सत्यप्रकाश, हो सकता है कि जो ये व्यक्ति है ये खुद को पुलिसकर्मी बता रहा है कि शायद ये पुलिसकर्मी ना हो और ये मात्र ढोंग रच रहा हो, तो क्या पुलिस ने इसकी कार्रवाई की है कि क्या ये वाकई पुलिसकर्मी है या फिर इस गिरोह का कोई ये प्लान था? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
तो तुसी प्लीज़ इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसीं अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसीं जो दस्सिआ डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां पर प्री मानसून की आहट शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आने वाले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश के सभी संभागों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। प्री मानसून से पहले ही इंदौर में बादल भी जमकर बरस रहे हैं, लेकिन इस बारिश से हुए नुकसान की ओर किसी का फिलहाल ध्यान नहीं है। दरअसल इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र के स्थित भूरी टेकरी पर मौजूद घरों को तेज बारिश और आंधी के कारण भारी नुकसान झेलना पड़ा है। बता दें कि गरीब तबके के कई परिवारों को प्रशासन ने योजना के तहत टीन के मकान उपलब्ध करवाए थे, लेकिन तेज बारिश और आंधी के चलते कई घरों की छत उड़ गई है। अचानक हुए इस हादसे में कई बच्चों और अन्य लोगों को चोटें भी आई है, जिसकी सूचना मिलने पर कनाड़िया पुलिस और खजुराना पुलिस के साथ ही अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और सैकड़ों मकान में हुए नुकसान का आंकलन किया। बहरहाल घटना की जानकारी लगने के बाद ही जीतू पटवारी भी मौके पर पहुंचे, जहां सभी लोगों ने बीजेपी की सरकार की जमकर उनको कोसा है और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की है। पिछले 5 साल से ये गरीब लोगों को चद्दरों में बिठाया नगर निगम ने, प्रशासन ने। 5 बार मैंने खुद ने मीटिंग करके प्रशासन से बात की कि ये जल्दी कराओ, उनको तकलीफ ज्यादा है। तो नगर निगम निसहाय है, करना नहीं चाहती या कर नहीं सकती। ये परिवार के लोग एक बार नहीं, हर साल ये हालत होती है जो इस बार हुई, और फिर तकलीफ आती है। गरीब या तो मर रहा है या बेचारा परेशान हो रहा है। अधिकारियों को हर बार इसी तरह की प्रोसेस बनती है। मैंने कमिश्नर से बात की, कलेक्टर से की, नगर निगम के पीएस से की, जो नगर निगम के हैं, कि ये सबसे पहली मल्टी थी। लोगों के मकान 20-20 साल से रहने वालों की जगह ली है। 20-20 साल से लोग रह रहे थे और ये मल्टी बनी। जब भी हमने विरोध, इस खबर पर पूरी जानकारी संवाददाता से लेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसीं थोड़े एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, मास्क पहनना, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। बात मध्य प्रदेश की कर रही थी, जहां पर लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है बारिश के कारण। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता गणेश तिवारी इंदौर से लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, फिलहाल इन लोगों की क्या स्थिति है और क्या सरकार ने या प्रशासन ने इन पर कोई ध्यान दिया, फिलहाल इनको कहीं और घर मुहैया कराए हों? देखिए पुष्पा, सबसे पहले बता दें कि वर्ष 2016 की बात है, जब स्मार्ट सिटी के तहत इंदौर को
नया स्थापित किया जा रहा था, तमाम जो है ये लोग गरीब तबके के लोग जो थे या तो रोड के किनारे रह रहे थे या फिर ऐसे नदी नालों के किनारे रह रहे थे। स्मार्ट सिटी के तहत 2016 में इन लोगों को विस्थापित किया था और सरकार ने नगर निगम वादा किया था कि इन्हें साल भर में या 2 साल के अंदर जो है नए घर जो है PWS के तहत जो है मुहैया कराए जाएंगे। और इसी के तहत इन्हें जो इंदौर के कनाड़िया रोड के दूरी टेकरी पर मानवता नगर पर स्थापित किया गया था, लेकिन वहां पर काम चल रहा था, इस वजह से मल्टी का काम बन रहा था, तमाम चीजें हो रही थी, तो उस समय टीम से लगाकर इन्हें वहां पर रुकवाया गया था। उन्हें घर आवंटित किए गए थे कि जल्द ही इन्हें जो है नए घर जो है आवंटित कर दिए जाएंगे, जैसे ही सरकारी योजना के तहत प्रधानमंत्री। लेकिन इस बात को भी 5 साल हो गए हैं गणेश, और अभी तक इन जो भी ये लोग हैं इनको पक्के घर फिलहाल मुहैया नहीं हुए हैं। निश्चित तौर पर 5 साल हो चुके हैं। इसी बात पर कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार पर और नगर निगम पर लगातार आरोप लगा रही है, क्योंकि सरकार ने वादा किया था कि 2 सालों के अंदर इन्हें जो है घर आवंटित कर देगी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। चूंकि इस बार जो है प्री मानसून रहा है, ताउतो तूफान के बाद लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि इंदौर और समूचे प्रदेश की बात करें तो भारी बारिश भी हो सकती थी। लगातार मानसून विभाग भी इसी बात पर मौसम विभाग लगातार लोगों को सचेत कर रहा था। इसी के चलते अब मानसून इंदौर में पहले प्री मानसून आ चुका है। लगातार तेज बारिश और हवाओं की वजह से अब जो ये लोग गरीब तबके के लोग थे यहाँ पर रहने को जो मजबूर थे 3 तबके के नीचे, उनके घर उड़ गए हैं, जिससे उन्हें कई चोटें आई हैं। हालांकि अब प्रशासन की बात ये जो घटना है गणेश, ये पहली बार नहीं देखने को मिली है। इस तरह की घटना लगातार देखने को मिलती है मानसून में भी, या फिर कोई बारिश हल्की भी बारिश आ जाती है तो कई लोग ऐसे हैं जो बेघर हो जाते हैं, उनकी ओर सरकार फिलहाल कोई ध्यान नहीं दे रही है। निश्चित तौर पर देखिए, अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर 4 बार स्वच्छता में नंबर 1 रहा, लेकिन एक जरा सी बारिश ने ही नगर निगम की पोल खोल दी है। जो लगातार नगर निगम और सरकारें और प्रशासन वादा करते हैं, लोगों को बताते हैं कि किस तरह से वो इन सरकारी योजनाओं के तहत कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर बात करें तो अभी इंदौर में पहली ही बारिश हुई है और पहली ही बारिश से नगर निगम की कहीं ना कहीं पोल खुलती दिख रही है। और गरीब तबके के लोगों का इस तरह से उनके घरों की छत उड़ जाना, टीन से उड़ जाना, उनको चोटें आना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देती है कि इस तरफ सरकार का और ना ही नगर निगम का किसी तरह से कोई ध्यान नहीं है। फिलहाल गणेश, इन लोगों की क्या कुछ मांग है सरकार से, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बीजेपी सरकार को कोसा और नारेबाजी की, फिलहाल ये मांग क्या कर रहे हैं सरकार से? देखिए मुस्कान, सभी गरीब तबके के लोगों का यही है कि जल्द से जल्द जिस कदर नगर निगम लगातार जो है आश्वासन दे रही है साल 2 साल के अंदर घर उन्हें देने का, फ्लैट देने का, तो अब उन लोगों गरीब तबके के लोगों का यही कहना है कि वो 5 सालों से यहाँ पर टीन सेट के नीचे रहने को मजबूर है। तो जल्द से जल्द सरकार से यही मांग करते हैं कि उन्हें जो सरकार ने वादा किया था विस्थापित करते समय वो उन्हें मुहैया कराया जाए। इसी बात पर कांग्रेस भी लगातार भाजपा सरकार को आड़े हाथों ले रही है। तो सरकार का फिलहाल क्या कुछ रुख है पर? क्या सरकार के कोई अधिकारी या कोई नेता मंत्री इनके पास आए हों, इनसे हालचाल जाना हो और आगे इनको कोई आश्वासन दिया हो कि जल्दी इनको घर मिल जाएगा पक्का? देखिए, तमाम जब सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें आई तो लगातार, हालांकि वहां पर प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी हो या फिर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी हो, वहां पर लगातार हालांकि पहुंचे हैं और इसके बाद सरकार एक्शन मोड पे, नगर निगम एक्शन मोड पे आया है। लेकिन अभी भी वही वादा किया गया है कि जल्द ही उनको मुहैया कराया जाएगा। हालांकि अभी उनकी स्वास्थ्य को लेकर था, जो अस्पतालों में उन्हें एडमिट किया गया, जो हल्की फुल्की चोटें आई हैं, हालांकि उनका जो है खर्चा सरकार नगर निगम उठा रही है और साथ ही जो उनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई की भी बात चल रही है। फिलहाल जिस तरह से जीतू पटवारी भी यहाँ पर आए हैं गणेश, राजनीति के भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं, हालांकि कांग्रेस लगातार ऐसे लोगों के साथ खड़ी रही है, लेकिन क्या राजनीति के भी इसमें कह सकते हैं कि बीजेपी जो विपक्ष है वो लगातार बीजेपी पर हमलावर है? निश्चित तौर पर देखिए, विपक्ष की बात करें तो जहां विपक्ष अब वर्तमान में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो ऐसे में विपक्ष लगातार हमलावर है, चाहे वो कोरोना काल रहा हो या फिर अन्य कोई भी मुद्दे रहे हो, हर मुद्दे पर विपक्ष लगातार हमलावर रहा। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो हालांकि ये मसला गरीब तबके लोगों का है और उनकी समस्या जो है वो वाकई जिनाइन है, वो वाकई उनके साथ हुई है, ऐसी घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं किसी भी जी ठीक है गणेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।
कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड खुराक बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपने कोविड-19 टीकों के दुष्प्रभाव के लिए कानूनी सुरक्षा की मांग की है। बता दें कि भारत सरकार ने अभी तक किसी भी वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन के किसी भी गंभीर दुष्प्रभाव के लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी है। मालूम हो कि भारत सरकार द्वारा फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन निर्माता कंपनियों को क्षतिपूर्ति देने का विचार करने की खबरें सामने आई है, जिसके बाद एक ही दिन बाद सीरम ने भी ये मांग कर दी है। सरकारी सूत्रों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि अगर अन्य देशों की तरह भारत भी वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए आवेदन करने पर कंपनियों को वैक्सीन के दुष्प्रभाव के लिए क्षतिपूर्ति देनी होगी। इसके बाद सूत्रों के हवाले से कहा गया कि अगर सरकार विदेशी कंपनियों के अनुरोध पर सहमत होती है तो फिर सभी वैक्सीन निर्माताओं को कानूनी सुरक्षा दी जानी चाहिए। सूत्रों के हवाले से कहा गया कि अगर भारत सरकार विदेशी कंपनियों को क्षतिपूर्ति देने के लिए राजी होती है तो फिर सीरम को ही नहीं बल्कि अन्य वैक्सीन निर्माता कंपनियों को भी क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। तो फिलहाल सरकार ने अभी किसी भी कंपनी को इस तरह की क्षतिपूर्ति का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से फाइजर और मॉडर्ना जो अमेरिकी कंपनियां हैं उनको इस तरह से क्षतिपूर्ति देने पर विचार करने की बात सामने आई है सरकार की, उससे सीधे सीधे सीरम इंस्टीट्यूट ने यह कहा है कि आप अपनों पर तो सितम कर रहे हैं लेकिन गैरों पर आप पूरी तरह से करम कर रहे हैं। गैरों पर तो आप न्यौछावर होते जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल भारत में आपने एक भी कंपनी को क्षतिपूर्ति नहीं दी है। तो भारत बायोटेक ने ये पहले भी मांग उठाई थी, अब सीरम इंस्टीट्यूट ने उठाई है, लेकिन उससे पहले भारत बायोटेक भी कई बार ये मांग उठा चुका है क्षतिपूर्ति की। आपको बता दें कि भारत में फिलहाल 2 ही कंपनियां हैं जो वैक्सीन निर्माण फिलहाल कर रही हैं। भारत बायोटेक जो कंपनी है वो हैदराबाद की है और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से है जो फिलहाल कंपनियां ये वैक्सीन का निर्माण कर रही हैं। और इस बीच अब जिस तरह से बाहर से वैक्सीन इंपोर्ट की गई है, मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन को इंपोर्ट करने की बातें सामने आई हैं और इस बीच अब सरकार ने यह विचार किया है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे और उसके बाद पूरी चर्चा शुरू करेंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ।
तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। बात आज सीरम इंस्टीट्यूट की कर रहे हैं, जिन्होंने एक बार फिर से मांग उठा दी है और वो फिलहाल अब क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं कैप्टन आई सिंह जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, और आरपी रतूड़ी जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। सबसे पहले आई सिंह जी आपके पास ही आना चाहूंगी। आप सरकार विचार कर रही है, बीजेपी विचार कर रही है कि फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन निर्माता कंपनियां जो हैं उनको अब क्षतिपूर्ति दी जाएगी, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ने एक बार फिर से सवाल उठा दिए हैं कि अगर आप उन्हें दे रहे हैं तो भारत की जो भी निर्माता कंपनियां हैं उनको क्षतिपूर्ति क्यों नहीं दी जाएगी? जी मुस्कान जी, क्या है कि जिस तरह से हमारे भारत में 2 कंपनियां हैं वैक्सीन बना रही है और हमारे भारत की जनसंख्या देखते हुए वैक्सीन हम आपूर्ति जिस तरह से पूरी होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है। इसलिए हमें बाहर की कंपनियों का भी सहारा लेना पड़ रहा है। अमेरिका की फाइजर है जैसे, और ये अपने रसिया से भी हम कोशिश कर रहे हैं, वो उसको भी साथ हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, वो भी कुछ समय में काम शुरू करने वाले हैं। तो इस बाहर की कंपनियों को जो है ना अब हमारे देश में आएंगी तो उनकी देखरेख और कुछ जो एक राजनीतिक पहलू होते हैं जो उनको तो वो तो देना पड़ेंगे। और रहा बात हमारी ये कंपनियां, बिल्कुल हम इनको कौन सा वो इनके साथ भी जो अगर उनको देंगे तो इनको भी देंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ सौतेला व्यवहार करेंगे, बिल्कुल नहीं। हमारे लिए सभी ये तो हमारी अपनी कंपनियां हैं जो भारत में रह के काम कर रही है, तो इनके साथ ऐसा कुछ, ये तो हमारी अपनी, इनको तो हम विशेष रूप से देखेंगे। तो ये कहना गलत होगा। अगर कहीं क्षतिपूर्ति की जरूरत अगर उनको दिया जाएगा तो इनको भी देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, इस पर मैं प्रतिक्रिया आरपी रतूड़ी जी की ले लेती हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ आरपी रतूड़ी जी मौजूद हैं। आरपी रतूड़ी जी, क्या वाकई भारत की जो कंपनियां हैं वो वैक्सीन बनाने में, वैक्सीन की कमी पूरी करने में असफल रही, इसीलिए बाहर की कंपनियों का सहारा लेना पड़ा? देखिए मुस्कान जी, भारत की कंपनी कहीं भी कमजोर नहीं थी। जब वो सुरक्षा की बात कर रहे आधार पुनः वाला को आखिर विदेश क्यों भागना पड़ा? सरकार उसको सुरक्षा देने में नाकामयाब रही, इसलिए उनको देश छोड़ के जाना पड़ा। आपने वो उनके प्रोडक्शन में आपने क्या मदद की? आप कहाँ कमजोर थे? 6.5 करोड़ वैक्सीन तो आपने विदेश में भेजी, कहाँ कमी थी? आपने उनको सुरक्षा व्यवस्था जो आज वो कह रहे हैं जी, आज आपने जब सर पानी से ऊपर चला गया, 4 लाख से अधिक लोग मर गए, तब आप विदेशी कंपनियों को गारंटी दे रहे हैं, आपने पहले क्यों नहीं दी? ये सरकार की दूरदर्शिता की कमी है, सरकार की कमजोरी है। अब उसके बाद वो कंपनियों को सुरक्षा दें या पुनः वाला साहब को सुरक्षा दें, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। आज अगर जिस रेशो से हम टीकाकरण कर रहे हैं तो ये तो 135 करोड़ के लिए कितना लंबा समय लगेगा, ये सरकार भी जानती है और देश भी जानता है। कैप्टन आई सिंह जी, आपके पास मैं एक बार फिर से आना चाहूंगी। आपने ये कहा कि जो भारत की कंपनियां हैं वो कमी वैक्सीन की पूरी नहीं कर पा रही हैं। अगर भारत की कंपनियां कमी पूरी नहीं कर पा रही हैं तो आप एक और कंपनी को लाइसेंस दे देते, किसी और कंपनी को आप कह सकते थे आप भी वैक्सीन बनाइए। बहुत सी कंपनियां हैं भारत में जो वैक्सीन बना सकती थी, या फिर आप इन्हीं कंपनियों को भी शिकायत कर सकते थे कि कमी पूरी नहीं हुई है, आप और ज्यादा डोजेज बनाइए। लेकिन सीधे विदेश में जाना और अपने भारत की कंपनी को इस तरह से कहना कि वो कमी नहीं पूरी कर पा रही है, तो क्या आपको भारत की कंपनियों पर विश्वास नहीं है सर बीजेपी को? उसका बात विश्वास वाली बात नहीं है, बात ये है प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन कंपनी कितना कर सकती है वो चीज अहम होती है। तो उनका प्रोडक्शन हम देख रहे हैं, मगर हमें जो इस टाइम जरूरत है वैक्सीन की वो ज्यादा से ज्यादा है, क्योंकि वर्ल्ड में हम दूसरे नंबर का देश है जनसंख्या में। चाइना की हमसे कुछ ज्यादा है और सेकेंड नंबर पे भारत आता है। तो उस हिसाब से जो वैक्सीन हमें पर डे के हिसाब से जो प्रोडक्शन इन कंपनियों का होना चाहिए, हालांकि वो कर रही है, हम ये नहीं कह रहे कि वो नहीं कर रही है, कर रही है, मगर जितनी हमें जरूरत है वो नहीं हो पा रही है। तो इसलिए हमें फिर दूसरी कंपनियों के साथ। जी, रतूड़ी जी ने भी ये बात कही आई सिंह जी कि अगर देश में कमी ही होती वैक्सीन के तो आपने क्यों बाहर के देशों को वैक्सीन भेजी? ये कहना गलत होगा मुस्कान। बाहर भेजना
ये भी एक विदेशी एक रणनीति होती है, उसके माध्यम से। ठीक है सर आपकी, लेकिन फिर आप ये नहीं कह सकते ना कि कमी थी। आप अगर कंपनियों को कहते तो और वैक्सीन बन सकती थी, आप किसी और कंपनी को लाइसेंस दे सकते थे। और इसकी तो लगातार विपक्ष भी मांग करता आ रहा है कि जो भी लाइसेंस आप देने जा रहे हैं उस लाइसेंस प्रक्रिया को ही हटा देना चाहिए, ताकि बाकी जो कंपनियां हैं वो भी वैक्सीन का निर्माण करना शुरू करें। मुस्कान, बिल्कुल सरकार इस पर सब चीज पे विचार कर रही है। ज्यादा से सरकार की सोच यही है कि हमारे हर नागरिक को जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगे, और इसमें हम ज्यादा से ज्यादा कामयाब हो चुके हैं। जिस तरह से अभी तक यूपी में हम 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। और सबसे बड़ी बात जुम्मेवाराना बात कहाँ आ जाती है, विपक्ष वालों की। विपक्षी शासित जो राज्य है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, ये लोग वैक्सीन का जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, जो इनको डोज दिए जा रहे हैं उसमें कम से कम 15% वैक्सीन। ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, रतूड़ी जी से इस पर जवाब ले। रतूड़ी जी, कैप्टन आई सिंह जी कह रहे हैं कि बीजेपी के जो भी प्रदेश, बीजेपी के जो भी राज्य है वहां पर वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और वहां पर वैक्सीन की कोई दुष्प्रभाव नहीं है और ना ही वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। जो भी बर्बादी है वो सिर्फ कांग्रेस के ही उसमें हो रही है राज्यों में। देखो, अब इससे बड़ा शर्मनाक बयान क्या होगा कि ये इस संघीय ढांचे को ही भाजपा जो है इस देश में एकजुट नहीं कर पा रही है। ये इनको राज्यों में बांट रही है। फिर अखंड भारत की बात करने वाली पार्टी, एक राष्ट्र एक कानून की बात करने वाली, और ये फिर अरे आपने केंद्र ने वैक्सीन बांटने का पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है, ये राज्यों से क्या मतलब इसका। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने वैक्सीन तो दी है लेकिन राज्य बर्बादी कर रहे हैं वैक्सीन की। अरे क्यों करेगा कोई बर्बाद, अपने राज्य किसी का है। अरे जब भारत देश है, जनता भारत की है, तो कोई बर्बाद इसलिए करेगा कि ये भाजपा की केंद्र में सरकार है, इसलिए बर्बाद करेगा। जी रतूड़ी जी, एक बार फिर से लौटूंगे मैं आपके पास, आपकी प्रतिक्रिया भी पूरी सुनूंगी और आपके जवाब भी कैप्टन आई सिंह जी से लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिलके करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड बनाने वाली वैक्सीन की कंपनियों की हम बात कर रहे थे, जिन्होंने अब फिलहाल जो स्थिति है उनकी, उन्होंने क्षतिपूर्ति की मांग की है, लेकिन सरकार जो है वो विदेशी कंपनियों को वैक्सीन की क्षतिपूर्ति पर विचार कर रही है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। कैप्टन आई सिंह जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी एक बार फिर से, हालांकि रतूड़ी जी से मैं उनका कमेंट पहले ले लूं, फिर एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। मैं माफी चाहूंगी रतूड़ी जी, आपको बीच में रोकना पड़ा था, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। रतूड़ी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है, एक बार फिर से जोड़ेंगे उनको। लेकिन एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड खुराक बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपने कोविड-19 टीकों के दुष्प्रभाव के लिए अब कानूनी सुरक्षा की मांग की है। इससे पहले ये पहली बार नहीं है कि किसी भारतीय कंपनी ने वैक्सीनेशन के लिए इस तरह की मांग की हो। चलिए, हमारे साथ कैप्टन आई सिंह जी बीजेपी से मौजूद है, आपके पास मैं आऊंगी। कैप्टन आई सिंह जी, क्या जिस तरह से आपने ये बात कही थी कि कंपनियों को जिस तरह से लाइसेंस पर आप विचार करेंगे, विचार कब किया जाएगा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं सर।
फिलहाल देश की स्थिति है, पहली लहर से हम निकल चुके हैं, दूसरी लहर से भी कहीं ना कहीं हम निकल ही चुके हैं, लेकिन तीसरी लहर का अंदेशा है। कब आप लाइसेंस की जो प्रक्रिया है उसको हटाएंगे या फिर किसी और कंपनी को लाइसेंस देंगे, क्योंकि स्थिति तो बद से बदतर होती जा रही है। नहीं मुस्कान, अभी स्थिति बद से बदतर नहीं है, स्थिति पे हमने ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल कर लिया है। और हमारी पूरी रणनीति अब ये हो रही कि आगे अगर अभी तो संभावना जताई जा रही है, इसको कह नहीं सकते कि ऐसा होगा। अगर थर्ड वेव की लहर आती भी है तो उसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयारी कर रहे हैं, जिसका हम बिल्कुल असर अपने भारत में होने नहीं देंगे। कैप्टन आईसिंह जी, देखिए चाहता तो ये कोई भी नहीं है और हम भी नहीं चाहते कि तीसरी लहर आए, देश सुरक्षित रहे, उसी में हमारी सबकी भलाई है और हम भी सुरक्षित रहेंगे अगर देश सुरक्षित रहेगा। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो क्यों दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद है, क्यों कई जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद है? सर जी बहुत अच्छी बात, मुस्कान आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये सत्यता है कि वैक्सीन कहीं भी कमी नहीं है, वैक्सीन ना देने की मानसिकता जरूर हर किसी में कम है। केंद्र सरकार को बदनाम करने की मानसिकता जरूर है। दिल्ली में वैक्सीन, यही केजरीवाल जब वैक्सीन बनाई गई थी तो इन्होंने उस पर सवाल उठाए थे कि ये बहुत जल्दी में है वैक्सीनबाजी, केंद्र सरकार क्यों जल्दबाजी कर रही है। तो इन्होंने, ये लोग सिर्फ सवाल उठाने वाले हैं। जब इन्हें हमने वैक्सीन पूरा कोटा दिया, इन्होंने बार बार कमी उठाई। ऑक्सीजन के ऊपर केजरीवाल ने कमियां उठाई कि हमें ऑक्सीजन बराबर नहीं मिल रहा है। जब केंद्र सरकार ने कहा कि हम इसका ऑडिट करा लेते हैं तो फिर ऑडिट से भाग गए, दूर खड़े हो गए। नहीं ठीक है, ठीक है। आरपी रतूड़ी जी हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रतूड़ी जी, जिस तरह से कैप्टन आईसिंह जी कह रहे हैं कि विपक्ष का काम मात्र कमियां निकालना है, मात्र कीचड़ उछालना है। मुस्कान जी, पहले ही अपने अंदर झांक के देखें कि जब ये विपक्ष में तब क्या कर रहे थे। तब तो ये प्रधानमंत्री को कहते कि रेनकोट पहन करके नहाए, तब क्या ये बड़ा पुरस्कार देते थे विपक्ष को? अरे विपक्ष का काम है तुम्हें जागृत करना, और तुम्हें सद्बुद्धि हो तो तुम्हारे लिए तो टॉनिक का काम है कि कुछ कमियां हैं तो उसमें भारत में 10 कंपनियां पिछले, ठीक है रतूड़ी जी, मैं माफी चाहूंगी आपको रोकने के लिए, एक बार फिर से आपके पास आऊंगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। वैक्सीन जरूर करवानी है, तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, मास्क पहनना, हथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के नेशनल बुलेटिन में, स्पेशल बुलेटिन में। अब फिलहाल जिस तरह से क्षतिपूर्ति की मांग उठी है उसको लेकर हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। रतूड़ी जी, आपका जवाब मैं आपसे पूरा लेना चाहूंगी, क्यों विपक्ष सिर्फ कमियां ही निकाल रहा है जिस तरह से कैप्टन आईसिंह जी कह रहे हैं? देखिए मुस्कान जी, पिछले 2020 सितंबर अक्टूबर से बहुत सारी कंपनियों ने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि हमको फॉर्मूला मिल रहा है, चाहे फाइजर का, चाहे मॉडर्ना का, चाहे वो स्पुतनिक का, किसी का भी, वो प्रोडक्शन करना चाहते। भारत सरकार अप्रैल तक सोई रही। जब सोई रही तब दूसरी लहर जब विकट हो गई, ये तो जनवरी और दिसंबर में कह रहे थे कि हमने बड़े बड़े भाषण दे रहे थे कि अब हमने कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली है, बड़े बड़े भाषण हो रहे थे। लेकिन इनको मालूम नहीं था, वैज्ञानिकों को दरकिनार करके ये हठधर्मी दिखाई इन्होंने। और आज भारत को, जब हम पहली लहर में मात्र कुछ लोगों को खो रहे थे लाखों में, तो आज 4 लाख से ऊपर खो दिए, केवल इनकी नासमझी से, इनकी हठधर्मी से।
अगर आप उनको कोरोना वैक्सीन बनाने की अनुमति दे देते तो कई कंपनियां हमारी मांग कर रही थी। बिल्कुल। क्या वजह रतूड़ी थी? जी, आपने एक उनको बात आपने जो मांग उठाई है कि वैक्सीन कंपनियों को दरकिनार किया गया था, ये बात कैप्टन आई सिंह जी, इस पर मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी। अब जब फाइजर और मॉडर्ना ने क्षतिपूर्ति की मांग रखी है, तब आप कह रहे हैं कि वो विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी नीति है, उनको अगर देश में लाएंगे तो उनको क्षतिपूर्ति देनी होगी। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ने अब पहली बार नहीं उठाया है, इससे पहले भारत बायोटेक भी ये मांग उठा चुकी है, उस पर आपने क्यों विचार नहीं किया सर? मुस्कान, विचार हम सभी पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ हम। सर, विचार करने में कितना समय लेंगे आप बताएंगे? जब पूरी लहर खत्म हो जाएगी, सब चीजें सही हो जाएगी, तब तक क्या आप विचार ही करते रहेंगे सर? विचार आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस चीज को, उसका इम्प्लीमेंट कब करेंगे? नहीं, जहाँ पर जरूरत है जिस चीज की वहाँ उसका इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। विचार का मतलब वो होता है कि हर चीज का एक मंथन करना, कि हमें किसको किसके साथ कैसे चलना है, क्या क्या इनके साथ टेक्नोलॉजी, क्या पॉइंट है, उनको हमें कैसे अपनाना है। भारत बायोटेक को इस मांग को उठाए बहुत समय हो गया है सर कैप्टन आई सिंह जी, लेकिन फिलहाल इस पर आपने विचार नहीं किया। लेकिन जैसे ही विदेशी कंपनियों ने मांग की है क्षतिपूर्ति की, तब आप कह रहे हैं कि अगर उन्हें दी जाएगी तो भारतीय कंपनियों को भी दी जाएगी। ऐसा है कि भारत की जो कंपनियां हैं वो हमारी अपनी कंपनियां हैं, तो उनकी क्षतिपूर्ति क्या, उन्हें तो जहाँ जिस चीज की जरूरत पड़ती है भारत, उनको भारत से ही पूर्ति होती है, कहीं बाहर से थोड़ी होती है उनकी कोई कमियां। उनकी जो भी कमी पूर्ति है भारत सरकार ही करती है, कोई और थोड़ी करता है। तो ये कहना गलत होगा। और बाकी मैं अपने मित्र जो कांग्रेस के कह रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि यही वैक्सीन जब शुरुआत में आई थी तो राहुल गांधी ने खुलेआम कहा था कि ये वैक्सीन लगाने योग्य नहीं है, लोगों को भ्रमित किया था लोग, और ये यहाँ तक कह दिया था कि ये तो मोदी वैक्सीन है, इसको मत लगवाना। आज वही इनके शब्द आज ग्रामीण क्षेत्र में आप देखो, लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे, डर के भाग रहे, कह रहे हम तो इससे मर जाएंगे। और एक समुदाय को ये कहने लगा कि ये जनसंख्या कम करने वाली वैक्सीन है। तो इस तरह से तो इनके नेताओं ने जो है ना आम जनता को भ्रमित किया है, जो आज वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं है, और ये बातें करते हैं सरकार के ऊपर। ठीक है रतूड़ी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। सिर्फ इस बात का मुझे जवाब दीजिएगा कि क्या भारतीय कंपनी ने जब एक वैक्सीन क्षतिपूर्ति की मांग उठाई है, वैक्सीन निर्माता कंपनी ने, तब से सरकार मंथन कर रही है, लेकिन अब जब फाइजर और मॉडर्ना ने कह दिया है क्षतिपूर्ति की बात, तब अब सरकार पूर्ण रूप से विचार कर रही है और हो सकता है कि क्षतिपूर्ति दे दी भी जाए। मुस्कान जी, मैं ये तो पहले ही कह रहा हूँ कि आजाद पुना वाले ने बहुत पहले कह दिया था, क्षतिपूर्ति की बात भी की थी, बजट की बात भी की थी, उन्होंने दबाव की बात भी की, और इसीलिए देश छोड़ के भागना पड़ा। ये तो सरकार की विफलता है। कौन देश नहीं जानता है कि सरकार अपनी कमियों को विपक्ष पर थोप रहा। अरे जनता जब कांग्रेस की मानती है तो सत्ता छोड़ दो। अगर उस जनता का भरोसा कांग्रेस पर है कि उन्होंने, कांग्रेस ने कह दिया, आप, इसका मतलब आप पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि ये वैक्सीन खराब है, अपने वैज्ञानिक। ये बातें तो रतूड़ी जी शुरुआत में सामने आई थी, खुद राहुल गांधी ने कहा था, इस बात से आप मुकर नहीं सकते हैं। लेकिन ठीक है, आपकी ये बात ठीक है कि आधार पूनावाला जिस तरह से भारत से भागे हैं, उसको फिलहाल सरकार अभी तक वापस नहीं ला पाई है उनको। लेकिन अब जैसे ही विदेशी कंपनियों ने कहा तो अब सरकार मंथन करने लग गई है। कहीं ना कहीं कैप्टन आई सिंह जी, ये बात, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, जनता के मन में अब ये बात आ गई है कि आपको भारतीय कंपनियों पर विश्वास ही नहीं है। अगर आपको विश्वास होता तो आप उन्हीं कंपनियों को देते ना, आगे ऑर्डर देते, या फिर दूसरी कंपनियों को लाइसेंस देते। लाइसेंस की प्रक्रिया आपने बना दी है, 2 ही कंपनियों को लाइसेंस दिया, उसके बाद आप कह रहे हैं कि उन्होंने कमी पूरी नहीं कर पाई वो कंपनियां। नहीं, मैंने पहले ही कहा था आपसे मुस्कान जी, ऐसी बात नहीं है। हमारी जनसंख्या के हिसाब से जो प्रोटेक्शन है वो ये नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी जनसंख्या 135 करोड़ नहीं, बल्कि जनसंख्या, ये तो एक सरकारी आंकड़े हैं जनसंख्या। ठीक है आई सिंह जी, मैं आऊंगी एक बार फिर से आपके पास, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ, जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ
ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। वैक्सीन कंपनियों की अब मांग है कि क्षतिपूर्ति उन्हें दी जानी चाहिए। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं। आई सिंह जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जवाब मैंने आपसे सवाल किया था, उसका जवाब मैं चाहूंगी आपसे कि क्या भारत की कंपनियों पर सरकार को विश्वास नहीं? भारत की कंपनियों पर हमें पूर्ण विश्वास है, ऐसा नहीं है विश्वास नहीं है, मगर जो प्रोडक्शन है, जितनी हमें आवश्यकता है उसके हिसाब से हमें अन्य कंपनियों के साथ भी करार करना पड़ रहा है। मैं मानती हूँ सर, सभी मानते हैं कि अन्य कंपनियों के साथ करार करना पड़ता है, लेकिन आप भारतीय कंपनी के साथ ही कर सकते थे। उन्हें लाइसेंस वो कर सकते थे, उन्हें लाइसेंस दे सकते थे। प्रक्रिया करने के बाद वो कंपनियां वैक्सीन बनाना शुरू कर देती। उसके ऊपर भी विचार हो रहा है, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं है। सर, आप हर बात में विचार ही कर रहे हैं। सर, विचार कब तक होगा आप ये तो बताइए। जनता विचार नहीं करेगी तो आगे की रणनीति कैसे तैयार होगी? तो सरकार इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार रहती है कि हमें कौन सी वैक्सीन किस तरह से हमें उपलब्ध हो, तो उसके लिए हमें कौन से मापदंड होना चाहिए। तो उसी तरह से हो रहा है। इन जो 2 कंपनियों से पूर्ति नहीं हो रही है, क्योंकि हमें पर डे कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन चाहिए, क्योंकि भारत सर आपको चाहिए। फिर आपने 2 ही कंपनियों की बात की। मैं आपसे कह रही हूँ आप तीसरी कंपनी से करार करिए ना, भारतीय कंपनी से करार करिए। भारतीय कंपनियों को आप क्यों कम मान रहे हैं या फिर क्यों उन्हें पीछे धकेल रहे हैं? आप उनसे करार करिए। आपको वैक्सीन नहीं मिलती, आपको पहले कदम उठाना चाहिए था। वैक्सीन नहीं मिलती तो आप बाहर जा सकते थे। मुस्कान, वही आपको बता रहा हूँ कि भारतीय कंपनियों से भी संपर्क में है, मगर वो अपने मापदंड तो पूरे करे ना। आप ये कहो कि कोई ठीक है रतूड़ी जी, आपके पास आना चाहूंगी। आई सिंह जी कह रहे हैं कि भारतीय कंपनियों से वो करार कर रहे हैं, लेकिन वो अपने मापदंड पूरे नहीं कर पा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? अब देखिए मुस्कान जी, ये मैंने कहा कि सितंबर 2020 से और लगातार वो अगर न कर रही होती तो मांग क्यों करते? 9 ऐसी कंपनियां हैं जो प्रोडक्शन करना चाहती है, फॉर्मूला लेकर के अपना काम, बायोटेक का फॉर्मूला लेकर के कर सकती थी अगर सरकार संवेदनशील होती। सरकार को तो ये ज्ञात ही नहीं था। ये तो कोरोना पर कंट्रोल कर चुके थे। ये तो दिसंबर जनवरी में बिल्कुल कह रहे थे कि गुणगान कर रहे थे भाजपा के तमाम लोग सड़कों पर निकल करके कि अब हमने विश्व गुरु हो गए, हमने कंट्रोल कर दिया। ये तो जब इनको देखा और जिस तरह से एक लहर दूसरी आई, जबकि वैज्ञानिकों ने 2020 में कह दिया था अक्टूबर नवंबर में। ठीक है रतूड़ी जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातें आपने साझा की। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैप्टन आई सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से सीरम ने अब मांग उठाई है, उसके बाद वैक्सीन कंपनियों को क्षतिपूर्ति दी जाती है या नहीं, क्योंकि भारत बायोटेक इससे पहले भी ये मांग उठा चुकी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।